नमस्कार, मैं हूँ आरजे समृद्धि। आप मुझे सुन रहे हो रेडियो मनभावन 90.8 एफएम पर। हर व्यक्ति अपना एवं अपने परिवार के जीवन व्यापने के लिए कोई ना कोई पेशा अपनाता है। ठीक इसी क्रम में कुछ यह उनका अपने देश के लिए प्रेमी तो है कि वे अपने घर वालों को पीछे छोड़कर देश की सेवा के लिए चले जाते। एक सैनिक का जीवन बहुत कठिन होता है कि और वे ऐसी सिचुएशन में रहकर हमारी रक्षा करते हैं कि हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही आर्मी ऑफिसर आज हमारे साथ है, तो चलिए उनसे ही बात करते। सर, आपका इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को कर दीजिए प्लीज। मेरे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल पवन 18 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी जलगांव में पिछले 1.5 साल से पोस्टेड हूँ एंड 24 इयर्स ऑफ सर्विस हुई है मेरी, जिसमें मैंने नॉर्थ से लेके साउथ, जिसे आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और राजस्थान से लेके गुवाहाटी तक का मेरा सफ़र रहा है। एंड लास्ट 24 इयर्स मेरे कैसे निकले ये मैं आने वाले टाइम में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। प्लस 1.5 साल से मैं यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स के साथ कार्यरत हूँ और मेरी उम्मीद है कि मेरे यहाँ रहने से मेरे एनसीसी कैडेट्स को फ़ायदा पहुँचे और वो आने वाले अपने टाइम में अच्छे से अच्छा काम करें। तो आपको कब लगा कि मुझे देश की सेवा करनी चाहिए? सेवा करने का माध्यम एज ए एक्टर, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, वॉटेवर है, बहुत फील्ड है। तो अपने बॉर्डर पे जाने के लिए आपको देश की सेवा करनी चाहिए, आपने ये कब ठाना? मेरे लिए बहुत आसान था बिकॉज मेरे फादर एयरफोर्स में थे। मैंने उनकी लाइफ देखी थी। मेरा पूरा जीवन एयरफोर्स की लाइफ में निकला था। मैंने हमेशा देखा लोग कैसे ड्यूटी करते हैं, कैसे आते हैं जाते हैं, और जो इज़्ज़त थी एयरफोर्स में मेरे फादर की, शायद उसने मेरे को मोटिवेट किया कि मैं भी फ़ौज में अपना प्रोफेशन बनाऊं। ओके सर, देश की सेवा करना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ है, ये बहुत साहसपूर्ण निर्णय है। तो आपने भारतीय सेना कब ज्वाइन की थी? मैंने दिसंबर 99 में, आज से करीब 24 इयर्स बैक, भारतीय सेना ज्वाइन की थी। और मेरे लिए ये बहुत सिंपल सा निर्णय था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैंने फ़ौज को ही देखा ज़िंदगी में। तो मैं एयरफोर्स गया था एसएसबी देने। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जिसने भी कमीशन ऑफिसर बनना है उसने एसएसबी क्लियर करना होता है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो मैं एयरफोर्स के लिए गया था, मैंने एयरफोर्स का सिलेक्शन बोर्ड क्लियर किया। उसके बाद मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो आर्मी भी जाना चाहते थे, तो मैं उनके साथ फिर आर्मी की एसएसबी में भी गया। मैंने आर्मी की एसएसबी भी पास की। और फिर जब मेरे दोस्त उस तरफ जा रहे थे तो मुझे लगा नहीं, एयरफोर्स से ज़्यादा अच्छा शायद आर्मी है। तो आई वेंट एंड आई ज्वाइन आर्म फोर्सेस में। आर्मी को मैंने ज्वाइन किया एज ए कमीशन ऑफिसर। ओके, मेरा अगला सवाल ये है सर आपसे कि एसएसबी क्या है? एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या प्रोसीजर है इसके लिए? समृद्धि, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए आज मैं आपसे जुड़ा हूं। मेरे पास जलगांव में बहुत सारे कैडेट्स हैं, एनसीसी कैडेट्स, जिनको 3 साल की मेहनत के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सी सर्टिफिकेट मिलता है। सी सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा होता है कि वो सारे कैडेट्स एसएसबी के लिए डायरेक्ट एसएसबी सेंटर्स जा सकते हैं, उनका कॉल लेटर आ जाता है। अदरवाइज़ एसएसबी जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो 12th के बाद आप एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, जो ऑल ओवर इंडिया में होता है, और अगर आपकी एज 12th पास हो गई है देन आप ग्रेजुएट होके ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्ज़ाम दीजिए। तो आइदर एनडीए का एग्ज़ाम या सीडीएस का एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको एसएसबी से कॉल लेटर आता है। पर यहाँ पे एनसीसी का ये फ़ायदा है, जो मेरे एनसीसी कैडेट सुन रहे हैं, कि आपको सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शॉर्टकट दिया है, जिससे आप सीधे एसएसबी सिलेक्शन सेंटर में पहुंच जाते हैं। पर मैंने ये देखा है कि जोशीले होते हैं मेरे कैडेट, बट एसएसबी में हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है एसएसबी को क्लियर कैसे करना है, एसएसबी एग्ज़ाम में होता क्या है। जलगांव क्योंकि एक छोटी जगह है कंपेयर टू नागपुर और पुणे, जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। ये कोचिंग सेंटर्स अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं, और ये एसएसबी की कोचिंग देते हैं 10 से लेके 15 दिन तक। बट चूँकि जलगांव में ये फैसिलिटी नहीं है, तो शायद हमारे कैडेट्स को पता नहीं है कि भाई इस रास्ते पे कैसे चला जाए। तो मेरी पिछले 1 साल से ये कोशिश रही है। मैंने अपने आसपास के जलगांव, भुसावल, धरनगांव, मुक्ताई नगर, फैजपुर,
इन सब के कैडेट्स को अपने एक साथ जोड़ा है छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। प्लस ये मेरे ऑफिस भी आते हैं, आमने सामने बैठते हैं, जिससे मैं इनको कोच करता हूँ कि भाई एसएसबी क्या है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, एसएसबी में क्या पूछा जाता है। एसएसबी के बेसिकली 3 फेज होते हैं। वन इज साइकोलॉजिस्ट, जो आपके दिमाग के अंदर की चीज़ों को चेक करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप देश सेवा सिर्फ शौक के लिए करना चाहते हैं या हो सकता है 1-2 साल के बाद आपका मन भर जाए और आपको नहीं यार फौज में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फौज की लाइफ बहुत सिंपल नहीं है। दूर से आपको लगता है यूनिफॉर्म है, इज्जत है जो कि फौज में है, बट इसके लिए फिर थोड़ा सा आपको कर्म भी करने पड़ते हैं। आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होगी जहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री होगा, ऐसी पोस्टिंग होगी जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री होगा, तो आपको -30 से 50 80 डिग्री के बीच में काम करना पड़ता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी सिर के अंदर जाके चेक करता है कि भाई ये सिर्फ फौज की यूनिफॉर्म देख के, चमक देख के आ रहा है या रियली ये काम करना चाहता है। उसके अपने कुछ टेस्ट हैं, आप आइए, नॉर्मल सिंपल वर्ड्स हैं, स्टोरी राइटिंग्स हैं, आपको कहानियाँ दिखाई जाती हैं, कहानियाँ आपको लिखना पड़ता है। इन सब के माध्यम से एक साइकोलॉजिस्ट समझ जाता है कि आप में कितना दम है। सेकेंड फेज है इसका GTO का, जिसको ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर कहते हैं। वो आपसे थोड़ा सा ग्राउंड पे चेक करता है कि ऐसे लीडर आप कैसे हैं, और आपको हमेशा फौज में लीड नहीं करना, आप जाते ही कमांडर नहीं बन जाएंगे, आपके ऊपर भी कुछ सीनियर होते हैं, तो कहीं पे आपको फॉलो भी करना है। तो आप ऐसे लीडर कैसे हैं, आप ऐसे फॉलोवर कैसे हैं, उस GTO ऑफिसर का ये चेक करना होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप अपने सीनियर से, अपने जूनियर से कैसे बोल पाएंगे, आदेश कैसे दे पाएंगे, आदेश कैसे समझ पाएंगे। इसका थर्ड फेज होता है इंटरव्यू। नॉर्मल एक ऑफिसर बैठेंगे जो आपका इंटरव्यू लेते हैं करीब आधे घंटे से 1 घंटा, जो आपकी GK चेक करते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं। वो ये देखते हैं आप अपने बारे में कितना जानते हो, आप अपने जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में कितना जानते हो, आप अपने इंडिया के बारे में कितना जानते हो, आप वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हो, आपका क्या जनरल अवेयरनेस है। क्योंकि आप फौज में जब अफसर बन के आओगे तो आप अमेरिका से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ आपको भेजा जाता है, आपको इतने बड़े बड़े ऑफिसरों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगर आपका GK जनरल अवेयरनेस अच्छी नहीं है तो फिर आप मार खा जाते हैं। तो ये तीनों अफसर मिलके आपको चेक करते हैं कि भाई आप में कितनी काबिलियत है। तो मेरा यही काम है, लोगों को अपने पास बुलाना, उनका डर निकालना, उनको हिम्मत देना, उनको हौसला देना, उनको गाइड करना। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, पर मेहनत आपने करनी है। अगर आप में दम है, आपको लगता है आप में वो भूख है, आप में थोड़ा सा भरोसा है अपने आप पे कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ। इंग्लिश इज़ नॉट द प्रॉब्लम। इस एरिया में लोगों को लगता है कि शायद हमारी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो हमें ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा, पर अभी MJ कॉलेज के जयेश ने SSB क्लियर की है। तो अगर जलगांव का MJ का एक बच्चा, एक कैडेट SSB क्रैक कर सकता है, तो मेरा मानना है आने वाले टाइम में जलगांव के हर कॉलेज, और जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं नियर अराउंड 30 किलोमीटर से जलगांव, आप मेरे से जुड़िए। अगर आप में वो दम है तो मैं आपको तराश के वो बढ़िया हीरा बनाऊंगा कि आप भी SSB को क्रैक कर सकेंगे। और मेरा मानना है SSB से इजी एग्ज़ाम कोई नहीं है। आप क्या हो, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बाहर वालों को दिखाना है, दैट्स ऑल। पर दिक्कत हमारे कैडेट्स के साथ ये आती है, जो मैं देख रहा हूँ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जलगांव में रहते हैं, पर जब मैं कैडेट से पूछता हूँ कि भाई शिवाजी महाराज के बारे में बताओ, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, कब उनका राज तिलक हुआ, औरंगजेब ने कब उनको जेल में रखा आगरा में, उनको कुछ नहीं पता होता। जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप बताइए अजंता एलोरा के बारे में क्या जानते हो, आपके 50 किलोमीटर दूर एक अजंता की गुफाएं हैं, जो आप गए समृद्धि, देखा है आपने? 2000 साल पहले यहीं जलगांव के लोगों ने, जो आप जिनके आप DNA हैं, उन्होंने ही ये गुफाएं बनाई हैं और इतनी खूबसूरत बनाई हैं।
600 700 साल लग गए इन गुफाओं को बनाने में। किसने बनाई, किसने शुरू की, कितनी गुफाएं हैं। जब आप जाते हैं एसएसबी में तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर यही पूछता है, अच्छा जलगांव से हो, चलो शिवाजी के बारे में बताओ। अच्छा जलगांव से हो, अजंता एलोरा के बारे में बताओ। तो जब कैडेट्स वहाँ पे चुप हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उनको लगता है अरे यार इसको तो अपने बारे में नहीं पता। और पूछना होता है तो वो पूछ लेते हैं, अच्छा महाराष्ट्र से हो, बताओ किस किस को आप भारत रत्न मिला। लोग एकदम शून्य हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर उन्होंने प्रिपरेशन की होती है तो आप फटाफट बता देते हो। और मेरा मानना है हर चीज के लिए प्रिपरेशन चाहिए। आपके पास तेंदुलकर है, भारत रत्न है, आप भूल जाते हो। आपके पास लता मंगेशकर है, भारत रत्न है, आप भूल जाते हैं। आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, भारत रत्न है। उस समय दिमाग नहीं चलता, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, आप डर जाते हो। तो इस डर को निकालने के लिए मेरे से मिलिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, मैं आपका वो डर निकालूंगा। आपको वैसा पॉलिश करूंगा कि आप एसएसबी में जाके एसएसबी को क्रैक करने की हिम्मत रख सकेंगे। मेरा ये एम है आने वाले 2 से 5 साल में जलगांव एटलीस्ट 2 से 3 ऑफिसर प्रोड्यूस करे। और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में जब 10-15 ऑफिसर यहाँ से निकलेंगे तो जलगांव को ऐसे हब जाना जाएगा। जैसे आप बिहार में जाओ तो बिहार को सुनते ही लोग कहते हैं अरे ये तो यहाँ से सारे आईएएस निकलते हैं, यहाँ से सारे आईपीएस निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो फॉलो कर रहे होते हैं फिर अपने सीनियर्स को। किसी ने वो चेन रिएक्शन शुरू कर दी है कि अब वो ख़त्म नहीं होती। तो मैं 1.5 साल हूँ यहाँ पे और जाने से पहले मैं जलगांव को एक एसएसबी हब बनाना चाहता हूँ एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। ज़रूर सर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देशभक्ति का जज्बा हमें दिखाई देता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। बाद में हम देखते हैं कि जो फ्लैग को हम सैल्यूट करते हैं वो ज़मीन पर पड़ा मिलता है। तो ये जज्बा, ये देश के प्रति प्रेम, तो ये सब 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही दिखाई देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत मुश्किल सवाल है ये कि जज्बा सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को दिखता है। उस समय शायद बहुत ज़्यादा दिखता है, उस समय होता सबके मन में है, पर दिखाने के लिए एटलीस्ट वो फ्लैग ले लेते हैं। फिर शायद फ्लैग का वो सम्मान नहीं करते। शायद एक दिन के बाद वो फ्लैग को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ करना होता है उस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, तो हमें लगता है कि शायद सम्मान नहीं है। पर मेरा मानना है देश के सारे नागरिक अच्छे हैं, देश के युवा सारे अच्छे हैं। हमारा देश बहुत ही युवाओं वाला देश है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। शायद फ्लैग को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका उन्हें पता नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। पर भारत एक ऐसा प्राचीन देश है या हमारे डीएनए ऐसा है कि इसमें किसी नागरिक को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप देशभक्त हो। मेरा मानना यह है कि जो यहाँ पैदा हुआ है उसके रगों में अपने आप अपने देश के प्रति इज्जत है, प्यार है, मोहब्बत। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि एक सैनिक का जीवन कैसा रहता है और आपका अनुभव क्या साझा करेंगे आप? एक सैनिक का, मैं 24 इयर्स से आर्मी में हूँ। मैं अपना जो मेरा 24 साल निकला इस ऑर्गेनाइजेशन में वो साझा करना चाहूँगा। मेरे 24 साल ऐसे निकले जैसे 24 दिन। मुझे लगता है कि 24 दिन पहले शायद मैं यहाँ आया था और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे बहुत ही मेरी हसीन यादें हैं। मैंने ऑल ओवर इंडिया में नौकरी की है। मैं कश्मीर में भी रहा, मैं कारगिल में भी रहा, मैं राजस्थान में भी रहा, मैं नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, मैंने इस पूरे देश का भ्रमण किया है फ़ौज में रह के। और जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करती है, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसको ऐसे अपने लोगों को सपोर्ट करती है। आपस में जो हमारा भाईचारा है फ़ौज का, शायद 75 इयर्स में हमने यही कमाया है। हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, हम एक दूसरे की बैक बाइटिंग नहीं करते और शायद ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी लाइफ, एटलीस्ट मेरी लाइफ 24 इयर्स कैसे गई मुझे पता नहीं चला। एंड मैं बताऊं, मैं ईएमई में हूँ कमीशन्ड। ईएमई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इक्विपमेंट इंटेंसिव है, जो इक्विपमेंट्स को देखती है। तो मेरा रोल भारतीय सेना में, मेन रोल जो है वो रडार और मिसाइल से रिलेटेड है।
मेरा मेन काम है रडार्स को देखना, चलाना। मेरा मेन एम है जो एयर डिफेंस की गन्स हमारे पास हैं, जो मिसाइल्स हैं, खासकर ओसा एक करके और एक क्वाड्रात करके अभी रिसेंटली हमारी इंडिया की डेवलप्ड जो हुई है आकाश, वो भी आई है फौज में। इन सारी मिसाइल्स की देख रेख करना, इनको सही हालत में रखना, दैट वाज माय रोल। और डिफेंस में रह गए, खासकर एयर डिफेंस के साथ मैं मैक्सिमम मेरे 10 साल निकले, जहाँ पे मेरा बॉर्डर एरियाज़ पे ही ज़्यादा काम था। तो मेरे 24 साल तो बहुत अच्छे गए और मैंने फ़ौज से बहुत कुछ सीखा। जो पर्सनालिटी आप देख रहे हो मेरी आज है, 24 साल पहले वैसी शायद नहीं थी, और डिफेंस ने ही शायद मेरी ये पर्सनालिटी तैयार करके मुझे दी है आज। ग्रेट सर। तो अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपका हर एक दिन संघर्ष में रहता है, उन दिनों में एक रोमांचित करने वाली एक कहानी आप हमारे श्रोताओं से कुछ शेयर कीजिए। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, मैं बताने चलूँगा तो फिर तो पूरे 24 दिन लग जाएंगे। पर जो सबसे अच्छी पोस्टिंग मेरे को लगी वो मुझे लगी श्रीनगर में। मैं पोस्टेड था 2008-9 में, 2 साल बहुत अच्छे गए मेरे वो, जहाँ पे मैंने बर्फ़ के साथ नौकरी की। 5000 प्लस फीट था, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी वहाँ पे, प्लस उस समय वहाँ इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी बहुत तगड़ी चलती थी, पत्थरबाज वहाँ ज़्यादा थे। उस बीच अपने जॉब को करना, वो एक मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा। एंड रिसेंटली मैं अभी पोस्टेड था कारगिल में 2016, 17, 18, एंड आई रियली थैंक गॉड कि मुझे एक पोस्टिंग कारगिल की मिली। और कारगिल में एक जगह ऐसी थी, दैट वाज झंस्कार वैली कहते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी नदी फ्रीज हो जाती थी -30 पे, और उस नदी पे आप पैदल चल सकते हो। शायद वो मोमेंट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। एज ए सिविलियन मैं अगर भारत में रहता तो शायद मुझे ऐसे मौके कहीं नहीं मिलते। कुछ राजस्थान की यादें हैं मेरी, कुछ गुवाहाटी के आगे एक जगह है तामुलपुर करके, रंगिया तामुलपुर। उस समय वहाँ पे एक उल्फा करके ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ उल्फा, आसाम, जो आसाम को एक अलग देश बनाना चाहती थी। अभी तो थैंक गॉड सब अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, पर 20-25 साल पहले ये हालत नहीं थी। वहाँ पे ड्यूटी देना, मेरी फर्स्ट ड्यूटी वहीं लगी थी तामुलपुर में, और ऐसे यंग कैप्टन जो 1 साल मैंने तामुलपुर में निकाले, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहे। ग्रेट सर। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस टाइम पे तो ठीक है, डिजिटलाइजेशन हो गया है हमारा इंडिया, मतलब सब सोशली इजीली कनेक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो उस टाइम पे आपने ऑन ड्यूटी कैसे सरवाइव किया? मतलब घर वालों से दूर, एक मतलब ट्रंक कॉल था जो एक माध्यम था कि घर वालों से बातचीत होती थी, तो उस टाइम का आप कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहेंगे? मेरा मानना है जब हमने ज्वाइन किया था तो उस समय मोबाइल करके कुछ नहीं होता था। एक ट्रंक कॉल या एसटीडी बूथ्स होते थे, कॉल करने के लिए आपको एसटीडी बूथ्स जाना पड़ता था। खासकर हम जहाँ पोस्टेड थे तामुलपुर बॉर्डर, दैट वाज भूटान बॉर्डर, जहाँ उल्फा का बड़ा एक और ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ NDFB करके। तो वो आसाम में भी 2 ऑर्गेनाइजेशन हो रखी थी, एक कह रहे थे आधा आसाम अलग होगा, दूसरा कह रहा था आधा आसाम और अलग करके हम वहाँ बोडोलैंड बनाएंगे। तो शायद मोबाइल नहीं था इसलिए हमने अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर ली। अगर मोबाइल होता तो शायद हम भी व्हाट्सएप पे लगे रहते, हम भी पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते, तो शायद हमारा फोकस नहीं हो पाता। तो मेरा मानना यह है कि मोबाइल आने से आपके फोकस में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जो आजकल जैसे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो बाई लेटर आती थी या फिर बाई STDs पे जब हम जाते थे पता करने, तब हमें पता चलती थी और तब तक शायद प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती थी। आजकल सैनिक के जीवन में ये दिक्कत है कि अगर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके घर वाले या उसकी वाइफ फट से कॉल कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं, ऑडियो कॉल कर देते हैं, और क्योंकि मोबाइल है तो उठाना पड़ता है, तो फिर वो अपने ड्यूटी वाले एरिया को छोड़ के अपने घर से कनेक्ट हो जाता है। शायद उससे काम में फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हमारे जहाँ जहाँ फोर्सेस लगी हुई हैं वहाँ पे मोबाइल्स रिस्ट्रिक्टेड है। सुबह जब बंदा बाहर जाता है, अपनी ड्यूटी पे जाता है, तो वो मोबाइल जमा करके जाता है, और 8-10 घंटे बाद जब वो ड्यूटी से वापस आता है तो उसको मोबाइल दिया जाता है कि भाई अब तू अपने घर में कनेक्ट हो जा। ओके।
सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत सरकार ने संरक्षण क्षेत्र में कुछ दिन पहले युवाओं के रोजगार के और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से अग्निवीर यह योजना जारी की है, तो इस संदर्भ में आप श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे? अग्निवीर एक तरह से कोई नई योजना नहीं है, वो बस नाम एक अलग है। बाकी तो देखा जाए तो वो फौज में भर्ती का ही एक तरीका है। बस ये है कि उसमें आपको फर्स्ट 4 इयर्स के लिए लिया जा रहा है एंड 4 इयर्स के बाद 75% लोग वापस चले जाएंगे, 25% लोग रहेंगे जो मेरिट में होंगे, जो अच्छा करेंगे वो आगे कंटिन्यू करेंगे एंड 75% ने निकलना होगा। तो 4 से 8 साल बाद हम देखेंगे कि ये अग्निवीर जो स्कीम है कैसी है, पर अभी इस पे कमेंट करना, अभी तो ये नॉर्मल एक भर्ती प्रक्रिया है जिसको अग्निवीर कहा गया है। और मेरा मानना है अगर गवर्नमेंट ने शुरू किया तो कुछ अच्छा सोच के शुरू किया होगा। तो जनरल पब्लिक को इसको अभी एक नॉर्मल भर्ती की प्रक्रिया लेनी चाहिए और लोग वैसा ले भी रहे हैं। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अग्निवीर का आई थिंक लास्ट वीक से ट्रेनिंग पीरियड शुरू भी हो गया। मैं देख रहा था हैदराबाद में ट्रेनिंग शुरू हो गई है, अहमदनगर में शुरू हो गई है। तो वी शुड टेक अग्निवीर स्कीम एज ए गुड नॉर्मल स्कीम, भर्ती स्कीम। इससे ज़्यादा अभी इस पर पब्लिक को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप सुरक्षा क्षेत्र में आपका बड़ा अनुभव है, आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और समाज हित के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, जिसमें से 45 करोड़ यूथ हैं। अभी 12 जनवरी को हमने यूथ डे बनाया है। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है उस दिन। मैंने अपने हर कॉलेज से 10-10, 5-5 कैडेट्स को बुलाया था, उनके साथ इंटरेक्ट किया था। तो मेरा मानना है कि यूथ में बहुत एनर्जी है। मेरा यूथ बहुत अच्छा यूथ है। मेरे जो युवा हैं उनमें दिमाग है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और देश हित में ही वो काम करेंगे। अगर उनको चैनलाइज और थोड़ा सा गाइड किया जाए तो दे कैन डू वंडर्स, ऐसा मेरा मानना है और मेरी उम्मीद भी उनसे यही है। मैं इसलिए अपने कैडेट्स को, चाहे वो एनसीसी में हो या नॉन एनसीसी कैडेट्स को भी, लोगों को भी मैं अपने यहाँ ऑफिस में बुलाता हूँ। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के नाम पे बुलाता हूँ, तो आते हैं, मेरे से जुड़ते हैं। और मैंने आज तक कोई ऐसा कैडेट नहीं देखा जो दुखी हो, निराश हो इंडिया से। इंडिया में बहुत संभावनाएं हैं। आप में अगर दम है तो आप चमक सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट मेरे हिसाब से। जो युवक है आपसे जुड़ने के लिए क्या आप आपका नंबर शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9419231018। आई रिपीट 9419231018। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से आप मेरे से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मैं मंडे टू सैटरडे फ्री रहता हूं अपने ऑफिस में। आप अपने टाइम पे आके मेरे से मिलिए और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मदद आपको मेरे से चाहिए मैं ज़रूर करूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे स्टूडियो में आए, विजिट किया। आजकल के युवा के कुछ कन्फ्यूजन जो थे वो दूर हो जाएंगे ये इंटरव्यू सुन के। और ऐसे ही भारतीय सैनिक और भी आते रहेंगे और भी बातचीत हम करते रहेंगे। तो ये बातचीत सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।